इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने देखा था टेंस का दूसरा सेक्शन जिसमें वेरियस रूल्स जो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और रूल्स रिगार्डिंग ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स, और यही दो चीज़ें हैं जो वैरी करती हैं। इसको दिखाने के लिए कि वर्ब की फॉर्म जो है टेंस, जिसमें एक्शन को हम कहते हैं, दो तरह के एक्शन, ट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव जिसके साथ प्रीपोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसकी चार फॉर्म्स होती हैं, चार: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहली फॉर्म है इंडेफिनिट, जिसमें हम डूइंग बताते हैं, करना बताया जाना है। इसको बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके वेरियस फ्रेम्स होंगे सेंटेंसेस के। जब हम इस टेंस को यूज करेंगे सेंटेंसेस में तो उनके फ्रेम्स होंगे, कौन सा वर्ड कहाँ होगा, उसका एक ऑर्डर होगा पर्टिकुलर। तो पहला टेंस पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर, तीनों के इंडेफिनिट टेंसेस। कैसे इसके रूल्स हैं आपको बताना चाहता हूँ। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट टेंस होता है। इसके साथ समय भी जुड़ा हुआ है। यदि हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सिलरी क्यों जरूरी होती है, इसमें नहीं है, इसमें जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। वजह यह होती है कि डिड जब हम यूज करते हैं या डू हम यूज करते हैं, जो किसी एक्शन को किए जाने के लिए जो प्रोसेस है, किया जाना, डूइंग, वो इस वर्ड के अंदर आ जाता है। करने का जो भाव है वो ये वर्ड शो करने लगता है, ना कि मेन वर्ब, वो केवल नाम रह जाती है। तो करने का भाव भी इसी के अंदर है और समय भी यही बता रहा है, तो दोनों ही वर्ड यही हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ कौन से एक्शन के बारे में कह रहे हैं, जिसको किया जाना था, किया जाता है, किया जाएगा, उसको बेस फॉर्म में लिख देते हैं, उस एक्शन का नाम, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके किए जाने का जो तरीका है वो इसके अंदर है, किए जाने का भाव इसके अंदर है, डूइंग इसके अंदर है और टाइम भी इसी के अंदर है। इसलिए हम यहाँ पर केवल नाम रखते हैं और डिड को हमें यूज़ करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, डिड को क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें बताना होता है, मैंने कहा ना, जब ऑक्सिलरी तब आएगी जब आप सेंटेंस इसमें, जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट बनाओगे या इंटरोगेटिव बनाओगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप नॉट को लगाते हो। नॉट एडवर्ब होता है जो इस एक्शन के ना होने को बताता है, ठीक है। एक्शन में होता क्या है, ये मेन वर्ब है, इसके अंदर होता क्या है मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। मेन वर्ब में तीन चीजें होती हैं, नाम होता है, टाइम होता है और स्टेट होती है। ये सब कुछ इसी के अंदर होना चाहिए। दो चीजें ये कैरी कर सकता है, या तो नाम के साथ टाइम, या तो नाम के साथ टाइम, या नाम के साथ स्टेट। इसको कैरी करना ही होता है। ये दो चीजें ऑप्शन में होती हैं। तो जब मेन वर्ब में हम नाम बताते हैं, नाम से किसी एक्शन का किया जाना प्रकट होता है, ना किया जाना नहीं। आई एम गोइंग, ठीक है, आई गो, ठीक है। लेकिन इफ आई से आई डू नॉट गो या आई डिडंट गो, तो आई डिडंट गो में दो बातें आती हैं। एक तो डिड आया नया और एक नॉट आया नया। नॉट तो हमें समझ आता है कि हमने लिखा आई डिड नॉट गो। अब इसमें डिड क्यों आता है? डिड इसलिए आता है क्योंकि ये एक्शन, अब इसके अंदर एक्शन की फीलिंग नहीं रह गई है। अब ये फिनाइट फॉर्म नहीं है, अब ये नॉन फिनाइट है। इसमें काम के किए जाने का बोध खत्म, ये अपना अर्थ खो चुका है, ये केवल नाम बचा हुआ है, बस सारा बोध इसके अंदर है। ये फिनाइट है, बिल्कुल ये फिनाइट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये यूज होती है। फिनाइट वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो ये आ गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बचा क्या, इसके अंदर कुछ नहीं बचा, केवल नाम बचा। नॉट लगाते ही ये नाम हो जाता है कि ये वाला काम नहीं किया जाना था, किया जाता था, ऐसा कह सकते हैं आप। आई डिड नॉट गो, इसका हिंदी में अगर शुद्ध अर्थ निकालें, इसका लिटरल मीनिंग शब्द हिसाब से, शब्द का अर्थ निकालेंगे तो आई डिड नॉट गो मतलब मैं जाने का काम नहीं करता था, या मैंने जाने का काम नहीं किया। किया में दो बातें हैं, एक तो किया जाना है और दूसरा टाइम है। इसमें दो बातें, ये समझने की बात है, आप समझ सकते हैं इसको।
इसके अंदर ऐसा कुछ है, इसलिए हम डिड को यूज करते हैं। अब ये डिड के साथ बेस आएगा, मैंने बताया ये नाम ही होता है, केवल नाम होता है, नेम ऑफ एक्शन, बेयर इंफिनिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट में इसे कैसे रखा जाएगा? सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब रखी जा सकती है, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब प्रीपोजिशन रखा जा सकता है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब फ्रेज रखी जा सकती है। इतना कुछ हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आई गो, बहुत सारे सेंटेंस हैं। आई ईट, आई, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। आई टीच, आई लर्न, कुछ भी, ये सारे नॉन फिनाइट एक्शंस लिखे हुए। कोई एक्शन फिनाइट नॉन फिनाइट तब होता है जब उसका इस्तेमाल हम उस तरह से करें तो। अब जैसे इसके साथ मैंने लिखा आई गो के साथ तो आप नहीं लिख सकते हो, ये नॉन फिनाइट है, लेकिन आई ईट के साथ मैं फूड लिख सकता हूं। बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सीधे आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। आई स्लीप, अब इसके साथ देखिए, आई स्लीप एट नाइट, रात को मैं सो जाता हूं। एट प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, प्रीपोजिशन है, और इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि वर्ब्स के ही नहीं, प्रीपोजिशंस के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। जितने नॉन फिनाइट्स होती हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरेंड, सबके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांजिटिव एक्शंस के ऑब्जेक्ट होते हैं, सबके ऑब्जेक्ट होते हैं। इतनी चीज़ों के ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव एक्शन का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जितनी नॉन फिनाइट होती है, 3 नॉन फिनाइट है, उन तीनों का ऑब्जेक्ट होता है। पार्टिसिपल का भी ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है, जिरेंड का भी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इतनी चीज़ों के होते हैं। अब ये एग्जाम्पल ढेर सारे हैं जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई गो, आई ईट। सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ मैंने प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल लिया, आई स्लीप एट नाइट। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का आई, वो एग्जाम्पल्स प्रेजेंट टेंस के हो गए। दूसरा है आई, ऑब्जेक्ट का दिखाना चाहता हूँ, आई कट अ ट्री, मैंने एक पेड़ काटा, आई कट अ ट्री। अब इसमें अ ट्री क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये दोनों को गवर्न करती है, इसको भी और इसको भी। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये वाला केस। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, ये वाला केस। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब प्रीपोजिशन, वो वाला केस। सब्जेक्ट के साथ फ्रेज, आई लुक्ड बैक in the garden. I looked back in the garden every night. मैं बगीचे में पीछे पलटकर रोज देखता था, पीछे मुड़कर मैं रोज देखता था। इन प्रीपोजिशन है, द गार्डन इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये एवरी नाइट टाइम है, इसमें एवरी फ्रीक्वेंसी है, नाइट नाउन है। ये एडजेक्टिव की तरह से आएगा और ये नाउन है। अब इसमें आई लुक्ड, आई के साथ सब्जेक्ट है, सॉरी लुक्ड के साथ सब्जेक्ट है, आई लुक्ड बैक इन द गार्डन एवरी नाइट। यहां से वहां तक मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, आई लुक्ड बैक इन द गार्डन एवरी नाइट। ये आंसर है वेयर का। तो वेयर का है, बट इसमें हमने फिर से कोई ना तो कंजंक्शन यूज किया है, ना ही इसमें कोई फिनाइट वर्ब हमने दूसरी यूज की है। ये दूसरा क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है। फ्रेज भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका भी अर्थ पूरा होता है। लेकिन बात यह है कि अपने आप में ये वाक्य नहीं होता। वाक्य के साथ क्या खास बात हो जाती है? वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने का मतलब क्या होता है? उसके साथ टाइम आ जाता है।
गाय ऐसे घूम रही है, आप उसको एक खूंटे में बांध दो, तो गाय को खूंटे में बांधने के बराबर है कि किसी फ्रेज के साथ आप टाइम जोड़ दो। आप जोड़ दोगे, टाइम जोड़ने के लिए आपको फिनाइट वर्ब यूज करनी पड़ेगी, और फिनाइट वर्ब यूज करने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसलिए ये कमियां इसके अंदर होती हैं। इसका अर्थ होता है, लेकिन इसे आप कहते हैं कि ना पूर्ण अर्थ नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, बट वो इनकम्प्लीट कैसे होती है, क्योंकि इसके साथ टाइम नहीं होता, मतलब फिनाइट वर्ब नहीं होती, और फिनाइट वर्ब होने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो भी नहीं होता। तो बिना सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब के आप सेंटेंस का फ्रेम नहीं बना सकते। फ्रेम बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब लगानी पड़ती है। फिनाइट वर्ब करती क्या है, मैंने कहा अर्थ को पूरा करती है। कैसे? समय बताकर। इसके अंदर समय भी होता है, ये नहीं होगी तो हम ऑक्सिलरी लगाएंगे, लेकिन समय बताएंगे। तो जो समय बताने वाली वर्ब होती है, वर्ड होता है, वो फिनाइट होता है, ये फिनाइट है। बाकी इसमें कुछ भी फिनाइट नहीं है, ये पूरी फ्रेज है, ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये व्हाट का ऑब्जेक्ट नहीं है, whom का ऑब्जेक्ट नहीं है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ही सब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसी वर्ब के। ये व्हाट और whom का उत्तर नहीं है। आई लुक्ड, मैंने देखा, बैक इन द गार्डन एवरी नाइट, ये क्या का उत्तर नहीं है, ये कहाँ का उत्तर है। मैं देखता था, कहाँ देखता था, यहाँ। तो ये एडवर्ब है, एक तरह से देखा जाए, फ्रेज लिखी हुई है, स्थान बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। एडवर्ब फ्रेज है और लुक्ड के साथ लिखी हुई है, सब्जेक्ट मेन वर्ब फ्रेज। ये इसका एग्जाम्पल है। अमूमन ये यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट के साथ यूज होता है। किस तरह से? मैंने कहा था कि कल एक टाइम लाइन है, टाइम लाइन पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले का कोई इंसिडेंस है या इसके बाद का इंसिडेंस है, तो बाद वाला इंडेफिनिट से लिखा जाता है, पहले वाला परफेक्ट से लिखा जाता है। ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड लेफ्ट छूट चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, व्हेन कंजंक्शन है, आई फिर सब्जेक्ट है, रीच्ड इसकी वर्ब है, द स्टेशन इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, रीच्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि बिना किसी ईडी फॉर्म है, बिना किसी ऑक्सिलरी के, हैड ऑक्सिलरी के बिना अगर ईडी फॉर्म लिखी है तो वो सेकंड होती है। हैड के साथ अगर लिखी होती तो वो थर्ड होती। आई हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अगर ट्रेन बाद में गई होती तो मैं पहले पहुंच चुका हूं ये कहना होता, तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, इस तरह से हमें कहना होता। तो ये क्लॉज की फॉर्म में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जो आपने पढ़ लिया, ये 65 to 70% लिटरेचर का हिस्सा है। जो लिखा पढ़ते हैं आप, लिटरेचर से मेरा यहाँ मतलब है, जो भी लिखी हुई जानकारी, जो बातें आप पढ़ते हो, अमूमन वो बीते अनुभव होते हैं, और उनको कहने के लिए हम 65 to 70% केसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो बीते हुए समय की बात है। यहाँ पर मैं एक सिंपल पास्ट से इसकी तुलना करना चाहूँगा। अगर हम इसको कहें कि आई वुड गो देयर, ऐसा अगर लिखे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आई यूज्ड टू गो देयर एंड स्टे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आई यूज्ड टू गो देयर, उसके बाद then I would return home and would go to work. ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। I used to go there and stay as long as possible. ये दोनों कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। I used to go there एक है, and कंजंक्शन है,
and stay as long as possible. I used to go there. मैं वहाँ जाया करता था, जाना पसंद करता था, मेरी आदत थी. I used to go there. मैं वहाँ जाया करता and stay as long as possible. और रुकता जितना संभव होता, जितने लंबे समय तक. Then I would return. फिर मैं वापस आ जाता घर and would go to work. और काम पर जाने लगता, काम पर जाता. ये कौन सा टेंस है? अगर आप इसे ये कहना चाहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो माय डियर आप गलत हैं. ये सिंपल पास्ट है, इसको सिंपल पास्ट कहते हैं. मैंने कहा ही वॉज अ टीचर. इसे आप क्या कहेंगे? ये पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं. व्हाट इज इंडेफिनिट इन दिस सेंटेंस? ही वॉज अ टीचर, वो एक अध्यापक था. इसमें इंडेफिनिट क्या है? दिस वॉज अ पेन. दिस वॉज अ गुड पेन व्हेन आई बॉट इट. जब मैंने इसे खरीदा तो एक अच्छा कलम था. अभी नहीं रहा है अच्छा, कहने का मतलब ये है. तो ये कौन सा सेंटेंस है? दिस वॉज अ गुड पेन. पास्ट इंडेफिनिट? नो, दिस इज सिंपल पास्ट. ये सिंपल पास्ट टेंस है. इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है, ना तो इंडेफिनिट है ये, ना ही कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर ऐसा कुछ है तो हम किसी स्टेट ऑफ एक्शन की बात करने वाले हैं, टेंस को यूज करने वाले हैं. इसमें ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दो वर्ब्स यूज होती हैं. बट दिस वॉज अ गुड पेन, इसमें वॉज क्या है? इसमें वॉज क्या है? ही वॉज अ टीचर. वॉज क्या है? वॉज है, मेन वर्ब है. मेन वर्ब है तो ये फिनाइट है. दूसरी बात, इसके साथ समय भी है. वॉज माने था, उसका होना, और समय भी बीता हुआ, बीते समय में होना. ये दो बातें बताता है. समय में होना, दो बातें हैं इसके अंदर. ही वॉज अ टीचर, इसमें मेन वर्ब है, फिनाइट है, लेकिन इसका रूप कौन सा है? यह है लिंकिंग वर्ब. ये संयोजक क्रिया है जिसके इधर ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ही वॉज अ टीचर, वो था क्या? एक अध्यापक. वर्ब से क्वेश्चन किया है, क्या किया है? उत्तर मिल रहा है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट नहीं है. ये इसका कॉम्प्लीमेंट है. ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और ये इसके कॉम्प्लीमेंट है. ये इसके मीनिंग को पूरा करता है. ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. ये सिंपल पास्ट है. ये जो लिखा हुआ है ये सिंपल पास्ट है. जो कुछ भी हम बोलते हैं सबको टेंस में रख देंगे? नहीं रख सकते. इस तरह से कि पास्ट इंडेफिनिट में आप जो भी सेंटेंस लिखा मिले आप उसे कहते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में है. पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब डिड होती है, वुड और शुड, और दूसरी जो वर्ब्स हैं यूज्ड टू, ये पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब्स हैं. नहीं, ये बीते समय की आदत बता रहा है. ये इंडेफिनिट की नहीं, सिंपल पास्ट की वर्ब्स हैं. तो सिंपल पास्ट को आप इंडेफिनिट नहीं कह सकते. इंडेफिनिट को भले आप सिंपल पास्ट कह लो, कहना चाहो तो. कि साधारणतः ये पास्ट यूज होता है. ठीक है, साधारण सा पास्ट है. ठीक है, साधारण सी बात है, इसमें होना नहीं बताया जा रहा. बिल्कुल ठीक है, आप उसे कह सकते हो. पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट कह सकते हो, लेकिन सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें इंडेफिनिट कुछ है ही नहीं, एक्शन है ही नहीं, स्टेट ऑफ एक्शन है ही नहीं. तो कहेंगे कैसे इंडेफिनिट? आगे चलते हैं. दूसरा है नेगेटिव स्टेटमेंट. जैसे इसका फ्रेम था ऐसे इसका भी फ्रेम है. सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी का आना जरूरी है. ऑक्सिलरीज आर फ्रेंड्स ऑफ नॉट. नॉट हमेशा ये फ्रेंड्स रखता है, बिना इसके नहीं आता. बिना ऑक्सिलरी के नॉट नहीं यूज होता है. सीधे सीधे नॉट नहीं आता. सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब. मेन वर्ब से पहले आएगा. इसको इनकार करना है कि ऐसा ये काम नहीं होना, ऐसा सब्जेक्ट के द्वारा इसको बताएगा. अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा. अगर इंट्रांजिटिव है तो प्रीपोजिशन आ सकता है. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों केसेस में फ्रेज आ सकती है. अब देखें, इसका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया था, नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या करेंगे? इसमें तो आपने सीधे सीधे लिख दिया था. अब नेगेटिव में बिना ऑक्सिलरी के नहीं लिख सकते. यही बात अगर नेगेटिव में कहनी होती, मान लीजिए मैंने लिखा होता कोई नाम, राधा. राधा गाना नहीं गाती थी, या राधा बड़ा बोरिंग है. राधा नाम तो लिख दिया. कोई एग्जाम्पल जो बढ़िया सा थोड़ा सूट करता हो. राधा चरखा नहीं चलाती थी या सूत नहीं काटती थी. राधा डिड नॉट spin the cotton.
भी रखी सारी कॉटन, उसका राधा सूत नहीं बनाती थी। राधा डिड नॉट स्पिन द कॉटन। अब इसमें क्या है, ये क्या है, ये सेंटेंस में क्या क्या है, ये क्या है। अब राधा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका फ्रेम है सब्जेक्ट, राधा आएगा, ऑक्सिलरी आएगी डिड, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका सीक्वेंस है, यहाँ पर काम करेगा। अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब होती तो ये तो ऑब्जेक्टिव वाला है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब ये वर्ब ट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव का केस देखते, शी did not go anywhere. अब इसमें लिखा हुआ है she सब्जेक्ट है, did सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी did, not ये मेन वर्ब, go ऑब्जेक्ट, anywhere no ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, जाना किसी भी सूरत में ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, पक्का इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। तो she did not go anywhere, anywhere प्लेस का नाम है, ये एडवर्ब है, go के साथ जुड़ा हुआ, ये इसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि बाद में रखा जाता है, सेंटेंस के सबसे अंत में आता है, इसलिए उसको अंत में स्थान दिया गया, ये इसको मॉडिफाई करता है। she did not go anywhere, अब इसमें यही सीक्वेंस आया, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हमने प्रीपोजिशन भी नहीं रखा, केवल यही रखा हुआ है, बस इतने तक, आगे कुछ रखा ही नहीं हमने, इतना रखा है। she did not मेन वर्ब आगे छोड़ दिया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जिसमें हम कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट रख लें। They did not cut wood with the axe. They सब्जेक्ट है, ये did ऑक्सिलरी है, not एडवर्ब है, cut मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट wood है। ऑब्जेक्ट के साथ ये प्रीपोजिशन लगा करके हमने उसे और क्लेरिफाई करना चाहा है, ये एक प्रीपोजिशन के साथ लिखी हुई ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये इसके साथ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी आ सकता है। I go school every day. Sorry. I did not go to school every day. I did not go to school every day. मैं रोज विद्यालय नहीं जाता था। I did not go to school every day. Did not, didn't का शॉर्ट एंड फॉर्म है, इनको लघु रूप कहते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है, हम बीच में देखिए डिड और नॉट के बीच में गैप है, तो एक स्वर का, एक मात्रा का स्थान यहाँ आता है, 1/5 सेकंड का समय होता है, एक मात्रा का समय, यहाँ हम गैप देते हैं। उसके बाद NOT नॉट, और ये नॉट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बोलने में कम एनर्जी खर्च होती है। ये शॉर्ट एंड फॉर्म्स ऐसे बनाए जाते हैं। I didn't, did not, एक तो जोर से बोलना है और दोनों ही के बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप को भी फिल करना है, तो बोलना थोड़ा लंबा होता है, उसको छोटा किया जाता है बोलने को, इसलिए इसको शॉर्ट एंड फॉर्म्स कहते हैं, बोलने में छोटा होता है। I didn't go to school, अब इसमें to school क्या है, to प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वर्ब के साथ। ये वेरियस केसेस हैं जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है, पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी आएगी, तो इसको डिड को सबसे पहले रख दीजिए, डिड, ही सब्जेक्ट रख लिया, उसके बाद
पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डिड ही, इसके साथ मेन वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो डिड ही टेक फूड, क्या उसने भोजन किया, क्या वो भोजन करता था, दोनों बातें कह सकते हैं, किया या करता था। डिड ही टेक फूड, क्या वो भोजन, क्या उसने भोजन किया, डिड ही टेक फूड, ये हो गया। अब इसका दूसरा कोई सेंटेंस बना लें तो इसको कहते हैं कैसा सेंटेंस, इसका उत्तर यस या नो में पॉसिबल है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका सिरा बंद है, इसका सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है, दूसरा कोई उत्तर नहीं हो सकता, या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। डिड ही टेक फूड, क्या उसने भोजन किया। अब अगर हम, ये ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड, अब इसको ओपन एंड करना चाहें तो जो आप WS टाइप पढ़ते हो, वाई डिड, इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड इस ऑक्सिलरी के पहले आ जाता है, जो भी रखना है हमें, वही से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड से। ये कुछ भी हो सकता है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो सकता है। फिलहाल क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। वाई डिड ही नॉट, वाई डिड ही, सॉरी वाई डिड ही पॉजिटिव ही रखना है, वाई डिड ही पनिश यू, ये क्वेश्चन हो गया, वाई डिड ही पनिश यू, उसने आपको दंडित क्यों किया। अब इसमें क्या है, हम कारण जानना चाहते हैं, इसके कई उत्तर हो सकते हैं, जो रीजन होगा उसको आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आंसर इसका पॉसिबल, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर पॉसिबल है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि क्यों उसने उसको दंडित किया, आपको दंडित किया, सॉरी। इसी तरह से ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वेयर डिड दे किल पीपल, वे लोगों को कहाँ मारते थे, वेयर डिड, वेयर क्वेश्चनिंग वर्ड, डिड ऑक्सिलरी, दे सब्जेक्ट, किल मेन वर्ब, पीपल ऑब्जेक्ट, ये इसका सीक्वेंस है। अब यहाँ बात करते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस की। तो नेगेटिव क्वेश्चंस में और कुछ नहीं होता, ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब साथ साथ है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आए, बस यही है। अच्छा, इस नॉट में और इस नो में फर्क है, ये एग्जैक्टली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट को बताता है, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये बताता है कि हाँ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चलेगा, बट ये नकारता है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, कैन के साथ आपको नॉट जोड़ने की अनुमति है, लेकिन कैन के साथ नेवर कभी नहीं आता, इसे यूज नहीं किया जाता। कैन के साथ आप नॉट ऐड कीजिए, लेकिन जब ऐड कर देंगे तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। CAN है अलग अलग, और नॉट NOT, ये N भी डबल होता है, और आपको इस तरह से लिखना होता है, इसको जोड़ करके, अलग अलग नहीं है ये वर्ड्स, एक साथ रखिएगा, आसान सा तरीका है। कैंट, लोग यही यूज करते हैं। खैर, तो इस सीक्वेंस में अगर आएंगे आप, तो हम क्लोज एंडेड पहले लेते हैं क्वेश्चन, डिड श्याम not favor राधा, क्या श्याम ने राधा का साथ नहीं दिया, उनका पक्ष नहीं लिया, मैंने उनका साथ नहीं दिया। डिड श्याम नॉट फेवर राधा। अब इसमें डिड है ऑक्सिलरी, श्याम सब्जेक्ट, नॉट एडवर्ब है, नेगेशन को शो करता है, फेवर मेन वर्ब है, और राधा इसका ऑब्जेक्ट है। क्लोज एंडेड नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट आ जाएगा, बस
डिड दे किल, नॉट किल। वैसे ही डिड श्याम फेवर, डिड श्याम नॉट फेवर राधा, ऐसा नेगेटिव बना लेंगे। और व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू नॉट टीच मी, आपने मुझे कब नहीं पढ़ाया। व्हेन आपको टाइम बताना पड़ेगा, इसका एलेबोरेशन जरूरी है, इसको एलेबोरेट करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा इसका, इसलिए ओपन एंडेड है। डिड इसके साथ ऑक्सिलरी है, यू सब्जेक्ट, नॉट एडवर्ब है जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। ये फ्रेम्स हैं वेरियस जो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। ये 4 फ्रेम्स हैं। बस इसमें यह है कि जो क्वेश्चंस हैं इनमें 2 फ्रेम और ऐड हो जाते हैं। इसमें ऑक्सिलरी के पहले क्वेश्चनिंग वर्ड अगर आप लिख लें और इसके बाद ऑब्लिक लगा लें, इसका मतलब है क्वेश्चनिंग वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और ऐसा ही यहाँ भी कर लें तो आपके 6 फ्रेम्स पूरे हो जाते हैं, या 4 फ्रेम में बात पूरी हो जाती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चनिंग वर्ड ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब के बाद फ्रेज, जैसा भी सॉरी जैसा भी केस है वैसा आएगा। ऑब्जेक्ट है तो सही, नहीं है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, या कोई फ्रेज है, या ऑब्जेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दूसरा लिखा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। ये सारे फ्रेम्स हैं, और इसी के साथ मैं आज पास्ट टेंस इंडेफिनिट फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट में मैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर का इंडेफिनिट। ये बेसिक था, यही लगेगा, ये फ्रेम्स यही रहेंगे, ये काइंड्स यही रहेंगे, इतने में ही टेंस सिखाया जाता है, इतने में ही सिखाया जाता है। कभी आपने सोचा कि हमको कभी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हम टेंस सीख रहे होते हैं तो हमें क्यों नहीं सिखाया जाता? हमें केवल यही 2 सिखाया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट लिखना, जिन्हें हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव क्वेश्चन मतलब पॉजिटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यही सिखाया जाता है, बाकी नहीं सिखाया जाते, क्योंकि सेंटेंस का काइंड तो हम मीनिंग के बेसिस पर 5 पढ़ते हैं ना। 5 में 3 नहीं सिखाए जाते, केवल ये 2 सिखाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि यही फिक्स फ्रेम्स पर ढाले जाते हैं, यही निश्चित ढांचों में या कहें सांचों में, ढांचों में तो नहीं, निश्चित सांचों में इनको ढाला जा सकता है। ये निश्चित सांचे हैं जिनमें इस प्रकार के वेरियस टेंसेस के सेंटेंस ढल सकते हैं। ये सेंटेंसेस का है, बाकी ये रूल्स सब टेंसेस के हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।